नमस्कार और सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज 6 अगस्त 2025 है और हम लेकर आए हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एक विस्तृत विश्लेषण जो आपकी यूपीएससी तैयारी के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल, हर दिन नई डेवलपमेंट्स होती हैं और आज की तारीख खास है कुछ अहम मुद्दों के लिहाज से। हम कोशिश करेंगे कि हर पहलू को बारीकी से समझें, खासकर जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से। हाँ, आज का हमारा फोकस रहेगा पॉलिटी, राज व्यवस्था, गवर्नेंस, शासन, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, एनवायरनमेंट, पर्यावरण और सिक्योरिटी, सुरक्षा पर। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य है इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सिंप्लीफाई करना, परत दर परत खोलना, ताकि एस्पिरेंट्स को पूरी क्लैरिटी मिले। तो सबसे पहले जीएस पेपर 2, एक बहुत बड़ा मुद्दा, आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण। आज 6 साल पूरे हो गए हैं इस फैसले को। हाँ, 5 अगस्त 2019, एक ऐतिहासिक तारीख। आर्टिकल 370 हटाया गया और राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। और आज 6 साल बाद भी 2 बिल्कुल अलग, मतलब एकदम विपरीत नैरेटिव्स देखने को मिल रहे हैं। सरकार का पक्ष क्या है, वो इसे कैसे देख रही है? सरकार, खासकर वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बयान देखें तो वो कह रहे हैं कि नए जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ है। उनका मेन आर्गुमेंट है कि टेरर इकोसिस्टम यानी आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र खत्म हुआ है, शांति आई है, इंटीग्रेशन बढ़ा है, विकास हो रहा है। इसके लिए वो क्या सबूत दे रहे हैं? वो पॉइंट आउट कर रहे हैं बढ़ते हुए टूरिज्म को, पर्यटन को, नई इंडस्ट्रियल स्कीम्स को और सबसे जरूरी हड़तालों का खत्म होना, जो पहले आम बात थी। हाल ही में उन्होंने 158 पीड़ितों के परिजनों को नौकरी के पत्र भी दिए, ये दिखाने के लिए कि प्रशासन सेंसिटिव है। और बीजेपी भी इसे सेलिब्रेट कर रही है ना? हाँ बिल्कुल, बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली और उनका नारा है एक राष्ट्र, एक संविधान, एक ध्वज। वो ये भी कह रहे हैं कि जो समुदाय पहले उपेक्षित थे उन्हें अब समान अधिकार मिल रहे हैं। तो सरकार का नैरेटिव है पॉजिटिविटी, इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट। ठीक है, अब दूसरा पक्ष देखते हैं। जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टियां हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उनका क्या कहना है? उनका नजरिया बिल्कुल उलट है। उन्होंने आज के दिन को काला दिन घोषित किया है। वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि कई नेताओं पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। उनका तर्क है कि ये फैसला असंवैधानिक था, अलोकतांत्रिक था। किस आधार पर? और उनका कहना है कि ये जम्मू कश्मीर की पहचान, उसके अधिकार और सम्मान पर हमला है। महबूबा मुफ्ती का बयान आया है कि संविधान को भीतर से तोड़ा गया है। वो आरोप लगा रही हैं कि जेएनके को एक प्रयोगशाला, लेबोरेटरी बना दिया गया है, जहां लोगों को अशक्त किया जा रहा है, जमीन से बेदखल किया जा रहा है और जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश हो रही है। ये प्रयोगशाला वाली बात थोड़ी चिंताजनक लगती है। हाँ, और वो चेतावनी दे रहे हैं कि ये मॉडल देश में कहीं और भी दोहराया जा सकता है। उन्होंने बिहार के एसआईआर वोटर रोल रिवीजन का उदाहरण भी दिया है। उनका कहना है कि ये लोकतंत्र का हनन है। तो एक तरफ विकास का दावा, दूसरी तरफ अधिकारों के हनन और डर का माहौल बताया जा रहा है। और इस सब के बीच स्टेटहुड, राज्य का दर्जा बहाली का मुद्दा भी तो है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल है। सभी विपक्षी पार्टियां पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रही हैं और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। उम्मीद है कि 8 अगस्त को सुनवाई होगी। याचिकाओं में क्या तर्क दिए गए हैं? याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी फेडरलिज्म, संघवाद का उल्लंघन है, जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का हिस्सा है। वो ये भी कह रहे हैं कि हाल में जो चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं वो दिखाते हैं कि अब बहाली में कोई सुरक्षा बाधा नहीं है। केंद्र सरकार ने भी पहले आश्वासन दिया था। उमर अब्दुल्ला ने भी कुछ कहा है इस पर। हाँ, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें एक गट फीलिंग है, मतलब एक अंदरूनी एहसास कि शायद संसद के मॉनसून सत्र में कुछ सकारात्मक हो सकता है, पर यह भी स्पेकुलेशन है। तो कुल मिलाके आर्टिकल 370 पर स्थिति काफी जटिल है। 2 बिल्कुल अलग सच्चाइयां पेश की जा रही हैं। एग्जैक्टली। एक गहरा विभाजन है परसेप्शंस में। सरकार का नैरेटिव इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट पर फोकस करता है, जिसके लिए वो आर्थिक संकेतक और सुरक्षा के बेहतर हालात का हवाला देते हैं। विपक्ष का नैरेटिव डिसइनफ्रांचाइजमेंट, मताधिकार छीनना और पहचान के संकट पर केंद्रित है, जिसमें वो पॉलिटिकल फ्रीडम और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी का सवाल उठाते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्या टेक अवे है यहाँ? जरूरी है कि दोनों नैरेटिव्स को समझा जाए, उनके तर्कों और सबूतों को क्रिटिकली एनालाइज किया जाए। ये प्रयोगशाला वाला तर्क खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रीजनल मुद्दे को नेशनल कंसर्न बना देता है।
इसका असर सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंधों पर भी देखना होगा। अगर हम एक तुलना करें सरकार और विपक्ष के दावों की कुछ की पैरामीटर्स पर, जैसे डेमोक्रेसी। हाँ, बिल्कुल। डेमोक्रेसी पर सरकार कहती है जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ, पंचायत चुनाव हुए, उपेक्षितों को अधिकार मिले। विपक्ष कहता है राज्य का दर्जा छीना, विधानसभा भंग, नेताओं की नजरबंदी, ये लोकतंत्र का हनन है। डेवलपमेंट, विकास। सरकार कहती है टूरिज्म बढ़ा, इन्वेस्टमेंट आया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हड़तालें बंद हुई। विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी बढ़ी, स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, बाहरी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जमीन छीनी जा रही है। सिक्योरिटी, सुरक्षा। सरकार का दावा है आतंकवाद और पत्थरबाजी में कमी आई है, सुरक्षा स्थिति बेहतर हुई है। विपक्ष कहता है कि हाँ, हिंसा कम हुई है, लेकिन भारी सैन्य मौजूदगी है, डर का माहौल है और राजनीतिक गतिविधि पर रोक है। और सबसे अहम, आइडेंटिटी एंड राइट्स। सरकार कहती है आर्टिकल 370 अस्थायी था, इसने अलगाववाद को बढ़ावा दिया, अब जेएनके पूरी तरह भारत में इंटीग्रेट हो गया है। विपक्ष कहता है कि ये हमारी यूनिक आइडेंटिटी, हमारी स्वायत्ता पर हमला था, हमारे अधिकार छीने गए, ये हमारी पहचान मिटाने की कोशिश है। ये तुलना वाकई स्थिति की जटिलता को उजागर करती है। चलिए अब अगले मुद्दे पर आते हैं। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स, राष्ट्रीय पहचान पत्र और सिटीजनशिप, नागरिकता की बहस फिर से तेज हो गई है। हाँ, गृह मंत्रालय MHA ने लोकसभा में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 का हवाला दिया है। स्पेसिफिकली सेक्शन 14A जो 2003 में जोड़ा गया था। सेक्शन 14A क्या कहता है? सेक्शन 14A केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि वो हर भारतीय नागरिक का अनिवार्य पंजीकरण करें और उन्हें नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स जारी करें। इसी सेक्शन के तहत नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स NRIC, भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने और मेंटेन करने की बात भी है। सेक्शन 14 है, याद रखें। तो क्या इसका मतलब है कि सरकार राष्ट्रव्यापी NRC लाने की तैयारी कर रही है? देखिए, बयान सीधे तौर पर ये नहीं कहता, लेकिन ये सेक्शन 14A और सिटीजनशिप रूल्स 2003 को हाईलाइट करता है, जो NRC बनाने की पूरी प्रक्रिया बताते हैं। और यहीं पर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR का रोल आता है। NPR और NRC में क्या लिंक है? सरकार तो कहती है NPR कल्याणकारी योजनाओं के लिए है। हाँ, सरकार का ये तर्क रहा है कि NPR एक डेटाबेस है वेलफेयर स्कीम्स के लिए। लेकिन सिटीजनशिप रूल्स 2003, रूल 43 और 44 साफ तौर पर कहते हैं कि NRC बनाने की प्रक्रिया NPR से शुरू होगी। घर घर जाके यूजुअल रेजिडेंट्स यानी सामान्य निवासियों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी NPR के लिए। और फिर इस NPR डेटा को लोकल रजिस्ट्रार द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन के दौरान अगर रजिस्ट्रार को किसी की नागरिकता संदिग्ध, डाउटफुल लगती है तो वो उसे मार्क करेगा। इसके बाद उस व्यक्ति पर अपनी नागरिकता साबित करने का भार आ जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ। जो लोग नागरिक साबित होंगे उनका नाम NRC में शामिल किया जाएगा। तो प्रक्रिया के लिहाज से NPR NRC का पहला कदम है एज पर द 2003 रूल्स। ये तो असम NRC जैसा मामला लग रहा है। बिल्कुल। असम NRC का अनुभव, जहां 1.9 मिलियन 19 लाख लोग बाहर हो गए थे, बहुत सी मानवीय चिंताएं खड़ी करता है। और राष्ट्रव्यापी NRC का डर तब और बढ़ जाता है जब इसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के साथ जोड़कर देखा जाता है। CAA कैसा जुड़ता है इससे? CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। आलोचकों का डर यह है कि अगर राष्ट्रव्यापी NRC होता है तो गैर मुस्लिम जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे, उन्हें CAA के तहत एक तरह का सेफ्टी नेट मिल जाएगा, जबकि मुस्लिमों के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं होगा। इससे डर है कि NRC प्रक्रिया खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बना सकती है। तो MHA का ताज़ा बयान इस बहस को फिर से हवा दे रहा है। हाँ, क्योंकि ये बयान याद दिलाता है कि NRC बनाने का कानूनी ढांचा पहले से मौजूद है। सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 14A और 2003 के रूल्स, सरकार को बस एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन यानी कार्यकारी अधिसूचना जारी करनी है प्रक्रिया शुरू करने के लिए। तो क्या ये एक शासन का उपकरण, गवर्नेंस टूल है, या एक राजनीतिक साधन, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट? यही सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन डेटाबेस के फायदे हैं, वेलफेयर डिलीवरी बेहतर हो सकती है, फ्रॉड रुक सकता है, नेशनल सिक्योरिटी में मदद मिल सकती है, पॉलिसी मेकिंग इंप्रूव हो सकती है। और दूसरी तरफ डर यह है कि इसे एक्सक्लूजन यानी बहिष्करण और कंट्रोल के टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
वेरिफिकेशन प्रोसेस में आर्बिट्रेरीनेस यानी मनमानी का डर है, खासकर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए जिनके पास अक्सर दस्तावेजों की कमी होती है। असम ने दिखाया कि ये प्रक्रिया कितनी जटिल और पीड़ादायक हो सकती है। तो ये गवर्नेंस टूल और पॉलिटिकल एक्सक्लूजन के बीच की बहुत महीन रेखा है। चलिए गवर्नेंस से जुड़े कुछ और डेवलपमेंट्स देखते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट काफी चर्चा में रही है। हाल ही में पीएम मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। हाँ, कर्तव्य भवन असल में कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के नए भवनों में से एक है, लेकिन इसके साथ ही एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ी है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस फोरम ने पीएमओ को पत्र लिखा है। क्या आपत्ति है उन्हें? उनकी आपत्ति ओपन ऑफिस कॉन्सेप्ट को लेकर है, जो इन नई इमारतों में अपनाया गया है। उनका कहना है कि सरकारी काम, खासकर जो सेंसिटिव प्रकृति का होता है, उसके लिए प्राइवेसी चाहिए। ओपन ऑफिसेज में कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखना मुश्किल होगा, चाहे वो आधिकारिक दस्तावेज हों या आपसी चर्चा। ये तो एक वैलिड कंसर्न लगता है। शासन की चुनौती क्या है यहाँ? चुनौती है मॉडर्न वर्कप्लेस डिजाइन और एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटीज सिक्योरिटी नीड्स के बीच संतुलन बनाने की। एफिशिएंसी बढ़ाने और कोलैबोरेशन के लिए ओपन ऑफिसेज का ट्रेंड है, लेकिन सरकारी कामकाज की अपनी यूनिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसे कैसे रेकंसाइल किया जाए, ये देखना होगा। गवर्नेंस से जुड़ा एक और मामला सुप्रीम कोर्ट से है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के बारे में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने से पहले सरकार से पूर्व मंजूरी, प्रायर सैंक्शन लेने का जो प्रावधान है, सेक्शन 17A, वो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। क्यों महत्वपूर्ण है ये? जस्टिस BV नगरत्ना और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने ऑब्जर्व किया कि ये प्रावधान ईमानदार नौकरशाहों को राजनैतिक प्रतिशोध, पॉलिटिकल वेंडेटा से बचाता है, खासकर जब सरकार बदलती है। बिल्कुल। अक्सर नई सरकार पुरानी सरकार के अधिकारियों को निशाना बनाती है। इस सेक्शन उन्हें एक सेफगार्ड देता है ताकि वो बिना डरे अपना काम कर सकें। तो ये एक तरह का संतुलन है। बिल्कुल। ये भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने और नौकरशाही की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस और मोराल बनाए रखने के बीच एक जरूरी संतुलन है। ये GS पेपर 2 के लिए बहुत रिलेवेंट पॉइंट है, अकाउंटेबिलिटी वर्सेस इंडिपेंडेंस ऑफ सिविल सर्विसेज। और एक और मामला है फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम स्टेट रेगुलेशन, राज्य विनियमन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, पहले ट्विटर, और भारत सरकार के बीच। हाँ, ये लड़ाई काफी समय से चल रही है। X ने भारत सरकार के कंटेंट टेकडाउन आदेशों की लीगैलिटी, वैधता और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, संवैधानिकता को चुनौती दी है। X का तर्क है कि ये आदेश फ्री स्पीच मुक्त भाषण का उल्लंघन करते हैं और कई बार सरकार आलोचनात्मक सामग्री को भी हटाने के लिए कहती है। वो ये भी कह रहे हैं कि कई सरकारी एजेंसियां हटाने की मांग करती हैं, जिससे कन्फ्यूजन होता है। सरकार का क्या पक्ष है? सरकार का तर्क है कि उसे गैर कानूनी सामग्री, अनलॉफुल कंटेंट, गलत सूचना, मिसइंफॉर्मेशन और अभद्र भाषा, हेट स्पीच से निपटना होता है, ताकि सामाजिक सद्भाव, सोशल हार्मनी और कानून व्यवस्था बनी रहे। कुछ आंकड़े भी हैं इस बारे में? हाँ, रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 से जून 2025 के बीच X को भारत से लगभग 1400 हटाने के नोटिस मिले। इनमें से 70% से ज्यादा अकेले गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा भेजे गए थे। तो ये किस बड़ी बहस का हिस्सा है? ये डिबेट है कि डिजिटल पब्लिक स्क्वायर यानी सोशल मीडिया जैसे मंचों को कैसे रेगुलेट किया जाए। एक तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो एक फंडामेंटल राइट है। दूसरी तरफ पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी बनाए रखने की राज्य की जिम्मेदारी है। इसमें सही बैलेंस कहाँ है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। चलिए अब इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भारत के लिए एक बड़ी चैलेंज खड़ी हो गई है, अमेरिका का दबाव। हाँ, ये भारत की विदेश नीति की एक कड़ी परीक्षा है। US आर्थिक दबाव बना रहा है, खासकर भारत के रूस के साथ जो मजबूत ऊर्जा और रक्षा संबंध हैं, उनको लेकर। US राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है कि भारत पर हाल में जो 25% टैरिफ लगाए गए थे, उन्हें काफी हद तक सब्सटैंशियली बढ़ाया जा सकता है। और इसका सीधा कारण क्या बताया जा रहा है? सीधा लिंक जोड़ा गया है भारत द्वारा रियायती रूसी कच्चे तेल की खरीद से। ये सिर्फ एक व्यापार विवाद, ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है, ये भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता को सीधी चुनौती है। US की पोजीशन क्या है इस पर? ट्रंप का बयान काफी कड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत अच्छा व्यापारिक भागीदार नहीं है और 24 घंटे में टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी। US प्रशासन का तर्क है कि भारत रूसी तेल खरीदकर
रूसी युद्ध मशीन को ईंधन दे रहा है और यूक्रेन संघर्ष से फायदा उठा रहा है। एक वरिष्ठ सहयोगी ने तो यहां तक आरोप लगाया कि भारत सीधे रूस के युद्ध प्रयासों को वित्तपोषित कर रहा है। क्या यूएस प्रशासन में इस पर एक राय है? नहीं। दिलचस्प बात यह है कि अंदरूनी मतभेद भी हैं। जैसे निकी हेली ने आलोचना की है कि भारत जैसे सहयोगी के साथ संबंध खराब नहीं करने चाहिए, जबकि चीन को छूट दी जा रही है। लेकिन ओवरऑल मैसेज दबाव बनाने का है। भारत की प्रतिक्रिया क्या रही है? क्या भारत दबाव में आ रहा है? नहीं, भारत ने काफी दृढ़ता से जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय MEA ने कहा है कि भारत को निशाना बनाना अनुचित और अव्यवहारिक है। भारत ने साफ किया है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। भारत अपने बचाव में क्या तर्क दे रहा है? भारत के मुख्य रूप से 3 तर्क हैं। पहला, नेशनल कंपल्शन, राष्ट्रीय अनिवार्यता। भारत कह रहा है कि रूस से तेल की बढ़ी हुई खरीद अपॉर्चुनिस्टिक नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अनिवार्यता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और उसे सस्ती और सिक्योर एनर्जी सप्लाई चाहिए, खासकर जब पारंपरिक सप्लाई चेन्स बाधित हुई थीं। दूसरा तर्क? दूसरा है पाखंड का आरोप। एक्सीलेंट। भारत ने इशारा किया है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। MEA ने मेंशन किया कि यूएस खुद रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड उर्वरक रसायन आयात करता है। तो पश्चिमी देशों का दबाव पाखंडी है। और तीसरा? तीसरा तर्क है कि भारत ने असल में वैश्विक स्थिरता में मदद की है। कैसे? बड़ी मात्रा में रियायती रूसी कच्चे तेल को एब्जॉर्ब करके भारत ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को स्टेबलाइज किया है। इसने सप्लाई में बड़े झटके को रोका, जिससे शायद ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाते। क्या हमारे पास आंकड़े हैं जो भारत की मजबूरी को दर्शाते हो? हाँ, बिल्कुल। ट्रेड डेटा देखें तो तस्वीर साफ होती है। भारत के तेल आयात में रूसी कच्चे तेल का हिस्सा FY 2020 में सिर्फ 2% था, जो FY 2025 में बढ़कर लगभग 35% हो गया। 35%? ये बहुत बड़ा जंप है। ये वृद्धि कितनी तेज रही है। अकेले कैलेंडर वर्ष 2024 में भारत ने रूस से $52.73 बिलियन US डॉलर्स का तेल आयात किया। मैं दोहराता हूं, $52.73 बिलियन। अगर भारत ये आयात रोक दे तो क्या असर होगा? अनुमान है कि भारत का इंपोर्ट बिल 9 से 11 बिलियन डॉलर बढ़ जाएगा। इसका सीधा असर इन्फ्लेशन पर पड़ेगा, जो आम आदमी को प्रभावित करेगा। एक और पहलू है, भारत अब एक बड़ा रिफाइनिंग हब बन गया है। एग्जैक्टली। सस्ते रूसी कच्चे तेल की वजह से भारत रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक प्रमुख निर्यातक बन गया है। खासकर यूरोप को भारत का निर्यात 5.9 बिलियन से बढ़कर 20.5 बिलियन डॉलर्स हो गया है। तो ये पूरी इकोनॉमिक चेन है। तो इस पूरे प्रकरण का विश्लेषण क्या कहता है? ये सिर्फ व्यापार है या कुछ और? यूएस का दबाव साफ तौर पर भारत को रूस के साथ अपने संबंध कम करने के लिए मजबूर करने की कोशिश है। भारत के लिए ये कितना मुश्किल है? भारत के लिए ये एक ट्राइलेमा है, मतलब 3 तरफा दुविधा। उसे सस्ती ऊर्जा चाहिए, रूस के साथ उसकी पुरानी और महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारी है, और यूएस के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी भी जरूरी है, खासकर चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या मल्टी अलाइनमेंट प्रसंरेखण की नीति की परीक्षा है। बिल्कुल। भारत हमेशा से कहता आया है कि वो किसी एक गुट में शामिल नहीं होगा और अपने हितों के हिसाब से स्वतंत्र फैसले लेगा। भारत क्वाड का भी सदस्य है और SCO और ब्रिक्स का भी। ये दिखाता है कि वो मल्टी अलाइनमेंट पर चलता है। अब यूएस का ये दबाव इसी सिद्धांत को चैलेंज कर रहा है। भारत की प्रतिक्रिया क्या संकेत देती है? भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया दिखाती है कि वो अपने संप्रभु अधिकार, सॉवरन राइट पर कायम रहना चाहता है। इस स्थिति का नतीजा ये बताएगा कि भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में कितना रेजिलिएंट है और अपने हितों को कैसे नेविगेट कर पाता है। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण IR डेवलपमेंट पर चलते हैं, भारत और फिलीपींस के बीच संबंध। हाँ, ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड R. मार्कोस जूनियर की नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत और फिलीपींस ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को औपचारिक रूप से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक अपग्रेड कर दिया है। ये कितना सिग्निफिकेंट है फिलीपींस के लिए? ये काफी सिग्निफिकेंट है। फिलीपींस के लिए भारत केवल पांचवां देश है जिसके साथ उसने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। इसके तहत एक 5 वर्षीय कार्य योजना 2025-2029 बनाई गई है और 14 समझौते हुए हैं जो रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के मुख्य
पिलर्स क्या हैं? सबसे महत्वपूर्ण पिलर है डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, रक्षा और सुरक्षा सहयोग। ये इस साझेदारी का आधार है। इसके तहत दोनों देशों की सेनाओं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच सर्विस टू सर्विस टॉक्स के लिए फॉर्मल मैकेनिज्म स्थापित किए जाएंगे। समुद्री सुरक्षा पर खास जोर है। हाँ, मैरीटाइम सिक्योरिटी पर बहुत जोर है। इसमें कोस्ट गार्ड्स के बीच सहयोग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग शामिल है। रक्षा उपकरणों के को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन, सह विकास और सह उत्पादन पर भी सहमति बनी है। याद करें, भारत ने 2022 में फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बेचने का सौदा किया था। और राष्ट्रपति मार्कोस की यात्रा के दौरान भी कुछ हुआ था? हाँ, पहली बार भारत की 3 नौसेना जहाजों ने फिलीपींस में नौसैनिक अभ्यास किया, ठीक उनकी यात्रा के समय। ये बढ़ते रक्षा सहयोग का प्रतीक है। रक्षा के अलावा और कौन से क्षेत्र हैं? दूसरा पिलर है ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड पीपल टू पीपल टाइज। व्यापार, कनेक्टिविटी और लोगों से लोगों के बीच संबंध। दोनों देश एक द्विपक्षीय प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट (पीटीए) तरजीही व्यापार समझौते के लिए बातचीत तेज करेंगे। लोगों की आवाजाही आसान बनाने के लिए फिलीपींस भारतीय पर्यटकों को वीजा फ्री एंट्री देगा और भारत फिलिपिनो नागरिकों को 1 साल का मुफ्त ई-टूरिस्ट वीजा देगा। और अक्टूबर 2025 से दिल्ली और मनीला के बीच सीधी उड़ानें भी शुरू होने वाली हैं। टेक्नोलॉजी में भी सहयोग है? हाँ, तीसरा पिलर है डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, डिजिटल और तकनीकी सहयोग। फिलीपींस ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) में भारत के लीडरशिप को रिकॉग्नाइज किया है। एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा जिसमें भारत फिलीपींस को उसके सॉवरेन डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने में मदद करेगा। क्या इस क्षेत्र में पहले से कोई सहयोग था? बिल्कुल। फिलीपींस की जो नेशनल आइडेंटिटी सिस्टम है फिलसिस, जिसमें 86 मिलियन लोग नामांकित हैं, वो असल में आईआईटी बैंगलोर द्वारा विकसित मॉसिप प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। मॉसिप यानी मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। तो आधार पहले से मौजूद था। इस पूरी साझेदारी का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, खासकर चीन के संदर्भ में? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये साझेदारी स्पष्ट रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते असर्टिवनेस, मुखरता की पृष्ठभूमि में हो रही है। दोनों देशों के जॉइंट स्टेटमेंट में साउथ चाइना सी (SCS) दक्षिण चीन सागर में जबरदस्ती और आक्रामक कार्यों (कोर्सिव एंड अग्रेसिव एक्शंस) पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन का आह्वान किया गया है। ये चीन का स्पष्ट संदर्भ है। क्या 2016 के फैसले का भी जिक्र है? हाँ, उन्होंने 2016 के आर्बिट्रियल ट्राइब्यूनल अवार्ड ऑन दी SCS, जिसने चीन के दावों को अमान्य कर दिया था, उसे एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर (सिग्निफिकेंट माइलस्टोन) बताया और कहा कि ये शांतिपूर्ण विवाद समाधान का आधार होना चाहिए। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत के लिए ये उसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, स्वतंत्र, खुला और समावेशी इंडो पैसिफिक के विजन का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख देश है और उसकी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना भारत के हित में है। तो ये संबंध अब ट्रांजैक्शनल से स्ट्रैटेजिक हो गए। एग्जैक्टली। पहले संबंध ज्यादातर लेन-देन आधारित थे, जैसे ब्रह्मोस की बिक्री। अब ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन गई है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल लिंक्स, मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी और एक साझा सुरक्षा ढांचा शामिल है। ये भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो इंडो पैसिफिक में समान विचारधारा वाली मध्यम शक्तियों लाइक माइंडेड मिडिल पावर्स जैसे वियतनाम और इंडोनेशिया का एक नेटवर्क बना रहा है। इसे मिनीलैटरलिज्म भी कह सकते हैं, जो रीजनल बैलेंस बनाने की कोशिश है। चलिए, अब एक ऐतिहासिक घटना की वर्षगांठ पर आते हैं। आज 6 अगस्त हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने की 80th वर्षगांठ है। हाँ, 6 अगस्त 1945 जब अमेरिकी B-29 बॉम्बर ने हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था। एक क्षण में हजारों लोग मारे गए और साल के अंत तक मरने वालों की संख्या लगभग 1,40,000 यानी 1,40,000 तक पहुंच गई, चोटों और रेडिएशन सिकनेस की वजह से। और इसके 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया। बिल्कुल। और फिर 15 अगस्त 1945 को जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। लेकिन इसी के साथ परमाणु युग की शुरुआत भी हुई। आज का दिन पीड़ितों को याद करने और वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण का आह्वान करने का दिन है। हिरोशिमा पर बम गिराने का फैसला हमेशा से नैतिक और ऐतिहासिक बहस का मुद्दा रहा है। हाँ, और ये बहस आज भी जारी है। एक तरफ है नैतिक दुविधा, द एथिकल डिलेमा। तत्कालीन ट्रूमन प्रशासन का तर्क यूटिलिटेरियन था कि बम गिराना जरूरी था ताकि जापान जल्दी आत्मसमर्पण कर दे और अमेरिका को जापान पर एक बड़ा जमीनी आक्रमण ऑपरेशन डाउनफॉल न करना पड़े।
जिसमें लाखों अमेरिकी और जापानी जाने जाती। इसे एक आवश्यक बुराई, नेसेसरी ईविल के रूप में देखा गया। और दूसरा पक्ष क्या कहता है? दूसरा पक्ष डियोंटोलॉजिकल एथिक्स या जस्ट वॉर थ्योरी, न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत पर आधारित है। उनका कहना है कि जानबूझकर निर्दोष नागरिकों, नॉन कॉम्बैटेंट्स को मारना स्वाभाविक रूप से अनैतिक है, इंट्रिंसिकली इमोरल है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। आलोचक इसे युद्ध अपराध मानते हैं और कहते हैं कि अन्य विकल्प जैसे नौसैनिक नाकाबंदी, पारंपरिक बमबारी या बम का प्रदर्शन ठीक से आजमाए नहीं गए थे। ये जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिए बहुत रेलेवेंट डिस्कशन है। इसमें एक ऐतिहासिक बहस भी है कि क्या बम ही आत्मसमर्पण का मुख्य कारण था? हाँ, ये हिस्टोरिकल रिविजनिस्ट डिबेट है। पारंपरिक कथा, डोमिनेंट नैरेटिव यही है कि परमाणु बमों ने जापान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। लेकिन कई संशोधनवादी इतिहासकार, रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस मानते हैं कि शायद सोवियत संघ का जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना 8 अगस्त 1945 और मंचूरिया पर आक्रमण करना ज्यादा डिसाइसिव फैक्टर था। वो कैसे? उनका तर्क है कि जापानी नेतृत्व पारंपरिक बमबारी का आदी हो चुका था, लेकिन सोवियत आक्रमण एक बड़ा रणनीतिक झटका था। इससे जापान की वो उम्मीद खत्म हो गई कि शायद सोवियत संघ शर्तिया आत्मसमर्पण, कंडीशनल सरेंडर में मध्यस्थता करेगा। साथ ही उन्हें सोवियत आक्रमण और कब्जे का डर भी था, तो शायद सोवियत फैक्टर ज्यादा महत्वपूर्ण था। इस ऐतिहासिक घटना की आज क्या प्रासंगिकता है? इसकी प्रासंगिकता आज के ग्लोबल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट और परमाणु निरस्त्रीकरण की बहस में बनी हुई है। आज भी दुनिया में हजारों परमाणु हथियार मौजूद हैं और उनके इस्तेमाल का खतरा बना हुआ है, खासकर बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच। निरस्त्रीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी तो हुए हैं। हाँ, सबसे हालिया प्रयास है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, TPNW, परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि, जो 2021 में लागू हुई। 2025 तक इसके 73 स्टेट्स पार्टीज हैं और 94 सिग्नेटरीज हैं। लेकिन समस्या यह है कि सभी 9 परमाणु सशस्त्र राज्य, जिनमें भारत भी शामिल है, इस संधि के पक्षकार नहीं हैं। भारत का TPNW पर क्या रुख है? भारत इसका हिस्सा क्यों नहीं है? भारत ने TPNW पर UNGA के प्रस्तावों से या तो परहेज किया है या खिलाफ वोट दिया है। भारत का तर्क है कि वो इस संधि की बातचीत में शामिल नहीं था, इसलिए वो इससे बाध्य नहीं है। भारत का मानना है कि TPNW कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून में कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो भारत निरस्त्रीकरण का समर्थन नहीं करता? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत सैद्धांतिक रूप से सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है, लेकिन उसका मानना है कि निरस्त्रीकरण का एकमात्र वैध तरीका UN मैंडेटेड कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट, निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन के ढांचे के भीतर एक व्यापक और सत्यापन योग्य, कंप्रहेंसिव एंड वेरीफाइबल न्यूक्लियर वेपन्स कन्वेंशन, परमाणु हथियार संधि है। भारत ऐसी किसी भी संधि को अस्वीकार करता है जो भेदभावपूर्ण हो या उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करती हो। भारत की अपनी परमाणु नीति क्या है? भारत की परमाणु नीति क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध और नो फर्स्ट यूज NFU, पहले उपयोग नहीं की मुद्रा पर आधारित है। इसका मतलब है कि भारत परमाणु हथियारों को केवल हमले को रोकने डिटरेंस के लिए रखता है और वो कभी भी परमाणु हमला करने वाला पहला देश नहीं बनेगा। भारत खुद को एक जिम्मेदार परमाणु हथियार संपन्न राज्य, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये GS पेपर 2 के मुद्दे थे। अब हम GS पेपर 3 की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आई है। हाँ, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC ने अपनी द्विमासिक समीक्षा की और सर्वसम्मति से फैसला लिया कि पॉलिसी रेपो रेट को 5.5% 5.5% पर अपरिवर्तित रखा जाए। क्या नीतिगत रुख में कोई बदलाव हुआ है? नहीं, MPC ने तटस्थ यानी न्यूट्रल नीतिगत रुख भी बरकरार रखा है। ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि फरवरी 2025 से लगातार 3 बार कटौती की गई थी, कुल मिलाकर 100 बेसिस पॉइंट्स यानी 1% की। तो अब एक पॉज लिया गया है। बाकी दरें क्या हैं? मुख्य दरें हैं रेपो रेट 5.5% 5.5%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF रेट 5.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रेट और बैंक रेट 5.75% 5.75%। मैं दोहराता हूं, रेपो रेट 5.5%, SDF 5.25% और MSF बैंक रेट 5.75%। मुद्रास्फीति पर क्या अनुमान लगाया है? ग्रोथ के लिए FY26 वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि
रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5%, 6.5% पर बरकरार रखा गया है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। तिमाही अनुमान थोड़े अलग हैं। Q1 6.5%, Q2 6.7%, Q3 6.6%, Q4 6.3% और अगले साल FY27 Q1 के लिए 6.6% का अनुमान है। ग्रोथ के लिए पॉजिटिव फैक्टर्स क्या बताए गए हैं? आरबीआई को उम्मीद है कि मजबूत ग्रामीण मांग, अच्छा मानसून और निर्माण, कंस्ट्रक्शन और सेवा क्षेत्रों सर्विसेज सेक्टर में मजबूती से ग्रोथ बनी रहेगी। और इन्फ्लेशन का अनुमान, यहाँ कुछ बदलाव है? हाँ, यहाँ एक महत्वपूर्ण बदलाव है। FY26 के लिए CPI इन्फ्लेशन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान काफी कम कर दिया गया है। पहले ये 3.7%, 3.7% था, अब इसे घटाकर 3.1% कर दिया गया है। ये इतनी बड़ी कमी क्यों? इसका मुख्य कारण है हाल के महीनों में मुद्रास्फीति में आई तेज गिरावट। जून 2025 में CPI इन्फ्लेशन गिर पर 2.1% पर आ गई थी, जो 77 महीनों का निचला स्तर था। खाद्य मुद्रास्फीति फूड इन्फ्लेशन तो नेगेटिव -0.2% हो गई थी। तो अगर इन्फ्लेशन इतनी कम है तो आरबीआई ने दरें क्यों नहीं घटाई? ये ठहराव क्यों? इसे डविश पॉज क्यों कहा जा रहा है? डविश पॉज इसलिए क्योंकि आरबीआई ने भविष्य में जरूरत पड़ने पर कटौती के दरवाजे खुले रखे हैं, लेकिन फिलहाल रुक गया है। दरें स्थिर रखने के कई कारण हैं इन्फ्लेशन कम होने के बावजूद। पहला, आरबीआई देखना चाहता है कि पिछली जो 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हुई थी, उसका पूरा असर ट्रांसमिशन अर्थव्यवस्था में कैसे फैलता है। इसमें समय लगता है। दूसरा कारण? दूसरा, घरेलू वृद्धि लचीली रेजिलिएंट डोमेस्टिक ग्रोथ बनी हुई है। जीडीपी 6.5% पर स्थिर है, ग्रामीण खपत मजबूत है, तो अर्थव्यवस्था को तत्काल मौद्रिक प्रोत्साहन मॉनेटरी स्टिमुलस की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। और तीसरा, शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण? हाँ, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है बाहरी जोखिम, मैनेजिंग एक्सटर्नल रिस्क्स। आरबीआई ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है, वैश्विक अनिश्चितताएं और नए ट्रेड टैरिफ जोखिम पैदा कर रहे हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एंड न्यू ट्रेड टैरिफ्स कंटिन्यू टू पोज रिस्क्स। ये सीधा इशारा है यूएस टैरिफ की धमकी की ओर और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता की ओर, वॉलेटिलिटी की ओर। इसलिए आरबीआई ने एक सतर्क प्रतीक्षा करें और देखें, वेट एंड वॉच का दृष्टिकोण अपनाया है। तो इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स, भारत की घरेलू मौद्रिक नीति को सीधे प्रभावित कर रही है। बिल्कुल, ये एक बड़ा टेक अवे है। अगर सिर्फ घरेलू आंकड़े देखें, इन्फ्लेशन कम है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ थोड़ी अनइवन है, तो शायद दर कटौती की जा सकती थी। लेकिन एमपीसी ने भारी कारकों, खासकर यूएस टैरिफ की अनिश्चितता को देखते हुए रुकने का फैसला किया। ये दिखाता है कि कैसे वॉशिंगटन में लिए गए भू राजनीतिक फैसले मुंबई में मौद्रिक नीति के फैसलों को शेप कर रहे हैं। आरबीआई को स्थिरता को प्रोत्साहन पर प्राथमिकता देनी पड़ी। क्या आरबीआई ने भविष्य के लिए कोई संकेत दिया है, फॉरवर्ड गाइडेंस? हाँ, आरबीआई ने यह भी चेताया है कि FY27 Q1 में CPI इन्फ्लेशन बढ़कर 4.9% तक जा सकती है, जो कि आरबीआई के मध्यम अवधि के लक्ष्य 4% से ऊपर है। इसका मतलब है कि भविष्य में और ज्यादा नरमी की गुंजाइश शायद कम हो। चलिए, अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और बड़ी खबर। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यह अनुमान है कि भारत ने 2025 में नॉमिनल जीडीपी के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया है। भारत की अनुमानित नॉमिनल जीडीपी $4.187 ट्रिलियन बताई गई है, जबकि जापान की $4.186 ट्रिलियन। अब भारत से आगे सिर्फ यूएस, चीन और जर्मनी हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके पीछे क्या कारण है? भारत की उच्च वृद्धि दर एक बड़ा कारण है, जबकि जापान आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, जनसांख्यिकीय बाधाओं, डेमोग्राफिक चैलेंजेस और अपस्फीति दबावों, डिफ्लेशनरी प्रेशर्स से जूझ रहा है। भारत के उदय के पीछे कई कारक हैं। जैसे कि? एक तो है डेमोग्राफिक डिविडेंड, भारत की युवा आबादी जो घरेलू मांग, डोमेस्टिक डिमांड और श्रम आपूर्ति को बढ़ाती है। दूसरा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे जीएसटी और यूपीआई, जिन्होंने आर्थिक दक्षता, ट्रांसपेरेंसी और औपचारिकता, फॉर्मलाइजेशन को बढ़ाया है। और वैश्विक स्तर पे? तीसरा, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। कंपनियां चीन +1, चाइना +1 रणनीति अपना रही हैं, जिससे भारत में विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला है। लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर है
इस उपलब्धि का आलोचनात्मक विश्लेषण भी तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। नॉमिनल जीडीपी रैंक में ऊपर आना अच्छी बात है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में जमीन आसमान का अंतर है। भारत की पर कैपिटा आय लगभग $2,880 है, जबकि जापान की लगभग $33,900 है। मतलब औसत भारतीय औसत जापानी से कहीं ज्यादा गरीब है। और असमानता का मुद्दा भी है। हाँ, गहरी आय और धन असमानता एक बड़ी चुनौती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में टॉप 1% लोगों के पास देश की लगभग 40% संपत्ति है। अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर में भी कुछ मुद्दे हैं। बिल्कुल, संरचनात्मक मुद्दे भी हैं। हमारा सेवा क्षेत्र जीडीपी में 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन रोजगार केवल 30% देता है। वहीं कृषि क्षेत्र में लगभग 50% लोग लगे हैं, लेकिन जीडीपी में उसका हिस्सा 20% से भी कम है। ये दिखाता है कि विकास समावेशी नहीं है। तो असली चुनौती क्या है? असली चुनौती है इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल करना, बड़े पैमाने पर गुणवत्ता वाले रोजगार पैदा करना, क्वालिटी जॉब क्रिएशन और बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट में जो कमियां हैं उन्हें दूर करना। चौथी रैंक अच्छी है, पर ये मंजिल नहीं, सफर का एक पड़ाव मात्र है। अर्थव्यवस्था में एक और इंडिकेटर है सर्विसेज पीएमआई, सेवा पीएमआई। इसमें काफी तेजी देखी गई है। हाँ, जुलाई 2025 में सेवा क्षेत्र में काफी मजबूती आई। एचएसबी इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई सेवा क्रय प्रबंधक सूचकांक बढ़कर 60.5 पर पहुंच गया, जो 11 महीनों का उच्चतम स्तर है। याद रखें, पीएमआई 50 से ऊपर होने का मतलब है विस्तार, एक्सपेंशन। इस तेजी का कारण क्या है? मुख्य कारण है नए कारोबार में उछाल, खासकर निर्यात ऑर्डर्स, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में। एशिया, यूरोप, यूएई और यूएस से मांग बढ़ी है। लेकिन इसमें एक विरोधाभास भी बताया जा रहा है। हाँ, और वो चिंताजनक है। इतनी मजबूत मांग और उत्पादन आउटपुट के बावजूद भर्ती की गति कमजोर रही है। नौकरी सृजन दर, जॉब क्रिएशन रेट 15 महीनों के निचले स्तर पर आ गई। सिर्फ 2% से कम कंपनियों ने ही स्टाफ बढ़ाया। तो क्या ये जॉबलेस ग्रोथ का संकेत है? ये चिंता जरूर पैदा करता है। ऐसा लगता है कि फर्में बढ़ती मांग को एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर पूरा कर रही हैं, न कि ज्यादा लोगों को नौकरी देकर। इसके पीछे कारण शायद बढ़ती इनपुट लागत, इनपुट कॉस्ट्स, जैसे खाद्य, माल ढुलाई, श्रम और भविष्य को लेकर अनिश्चितता हो सकती है। कंपनियों का भविष्य को लेकर कॉन्फिडेंस फ्यूचर आउटपुट इंडेक्स मार्च 2023 के बाद सबसे कम है। पॉलिसी मेकर्स के लिए इसका क्या मतलब है? उनके लिए संकेत है कि सिर्फ हेडलाइन ग्रोथ नंबर्स काफी नहीं हैं। ये सुनिश्चित करना होगा कि विकास रोजगार के अवसरों, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी तब्दील हो। बिल्कुल। अब हम जीएस पेपर 3 के अगले सेक्शन पर आते हैं। एनवायरनमेंट, पर्यावरण, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन और इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। शुरुआत करते हैं हिमालयी बाढ़ से। हाँ, ये दुखद खबर है। 2025 का मानसून फिर से तबाही लेकर आया है, खासकर हिमालयी क्षेत्रों में। उत्तराखंड बुरी तरह प्रभावित हुआ है, खासकर उत्तरकाशी जिला। क्या हुआ है वहां? हरसिल घाटी में एक शक्तिशाली बादल फटने, क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई, जिससे धारली गांव में भीषण अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लड आ गई। कम से कम 4 लोगों की मौत की खबर है और 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरा गांव बह गया, होटल, दुकानें सब नष्ट हो गई। आईएमडी, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और वाराणसी में भी स्थिति खतरनाक कदम पर है। हाँ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी लगातार बारिश से गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले रिहायशी इलाके और खासकर घाट जलमग्न हो गए हैं। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट, जहां अंतिम संस्कार होते हैं, वो भी डूब गए हैं। लोगों को ऊपरी प्लेटफॉर्मों या गलियों में अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है, जिसमें काफी देरी हो रही है। हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, राहत शिविर लगाए गए हैं, बचाव कार्य जारी है। इन आपदाओं के पीछे क्या कारण है? क्या ये सिर्फ प्राकृतिक है? नहीं, ये सिर्फ प्राकृतिक नहीं है। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों कारक शामिल हैं। प्राकृतिक भेद्यता, नेचुरल वल्नरेबिलिटी तो है ही। उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र भूवैज्ञानिक रूप से युवा, जियोलॉजिकली यंग और अस्थिर, अनस्टेबल है। ये भूकंपीय रूप से सक्रिय, साइस्मिकली एक्टिव है और यहाँ भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स और कटाव, इरोजन का खतरा हमेशा रहता है। और क्लाइमेट चेंज का क्या रोल है? क्लाइमेट चेंज एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है। वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि जलवायु परिवर्तन इन जोखिमों को बढ़ा रहा है।
ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे नदी के प्रवाह का पैटर्न बदल रहा है और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स GLOFs, हिमनद झील के फटने से आने वाली बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण चरम मौसम की घटनाएं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट और बहुत तेज बारिश, इंटेंस रेनफॉल, ज्यादा फ्रीक्वेंट और ज्यादा सीवियर होती जा रही हैं। और मानवीय गतिविधियां, अनचेक्ड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मानव गतिविधियों ने नुकसान को कई गुना बढ़ाया है, खासकर पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचे का तेज और अनियोजित विस्तार। होटल, लॉज, दुकानें अक्सर नदी के किनारे या अस्थिर ढलानों पर। बड़ी परियोजनाएं भी जिम्मेदार हैं। हाँ, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे चार धाम परियोजना, जिसमें सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, उसके लिए व्यापक पैमाने पर पहाड़ों को काटा गया है। इससे भूताग अस्थिर हुआ है और भूस्खलन बढ़े हैं। इसके अलावा वनों की कटाई, अनुचित जल निकासी व्यवस्था और नदी तल पर अतिक्रमण, ये सब मिलकर भेद्यता को बढ़ाते हैं। सरकार की प्रतिक्रिया और दीर्घकालिक समाधान क्या हो सकते हैं? तत्काल प्रतिक्रिया तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, जिसमें सेना, पुलिस, NDRF लगी हुई है। NDMA ने हेलीकॉप्टर मांगे हैं, वाराणसी में राहत शिविर चल रहे हैं, लेकिन जरूरत एक लॉन्ग टर्म पैराडाइम शिफ्ट की है। नीति आयोग ने भी कुछ सुझाव दिए थे। हाँ, नीति आयोग ने सिफारिश की है कि हमें सिर्फ स्ट्रक्चरल अप्रोच जैसे बांध बनाना, दीवारें खड़ी करना से आगे बढ़कर एक समग्र और टिकाऊ मॉडल अपनाना होगा। इसमें नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, गैर संरचनात्मक उपाय पर ज्यादा जोर देना होगा। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण है फ्लड प्लेन जोनिंग, बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण। इसका मतलब है नदी के किनारे की भूमि के उपयोग को रेगुलेट करना, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में निर्माण को रोकना। ये नियम हैं, लेकिन इनका कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमजोर है। और क्या किया जा सकता है? एडवांस फोरकास्टिंग, उन्नत पूर्वानुमान जरूरी है। बाढ़ की भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए AI, मशीन लर्निंग, सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन्स का इस्तेमाल करना। इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन, पारिस्थितिकी तंत्र आधारित अनुकूलन भी महत्वपूर्ण है, यानी प्रकृति आधारित समाधान, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस जैसे वनीकरण, वाटरशेड प्रबंधन, नदियों का कायाकल्प, झीलों और आर्द्र भूमि, लेक्स एंड वेटलैंड्स का संरक्षण। स्थानीय ज्ञान का भी महत्व है। बिल्कुल। इंटीग्रेटिंग इंडिजिनस नॉलेज, स्वदेशी ज्ञान को एकीकृत करना। स्थानीय समुदायों के पास पीढ़ियों का अनुभव और पारंपरिक ज्ञान होता है, उसे आधुनिक योजनाओं में शामिल करना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये आपदाएं क्या दिखाती हैं? ये दिखाती है कि आपदाएं अक्सर कैस्केडिंग होती हैं, मतलब एक घटना दूसरी को ट्रिगर करती है। चरम वर्षा जलवायु परिवर्तन से तीव्र हुई, प्राकृतिक रूप से कमजोर लैंडस्केप पर गिरी, मानवीय गतिविधियों, अनियोजित विकास ने भेद्यता बढ़ाई, बादल फटने, नदी उफान पर आए, अचानक बाढ़, जलभराव, भूस्खलन, जीवन, आजीविका और बुनियादी ढांचे का नुकसान। और ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गैप, नीति कार्यान्वयन अंतर को भी उजागर करता है। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है। ज्ञान और नीतियां मौजूद हैं, जैसे फ्लड प्लेन जोनिंग, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। नदी के रास्ते में होटल और बाजार बन जाते हैं। इसके पीछे शक्तिशाली आर्थिक हित, पावरफुल इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, राजनीतिक मजबूरियां, पॉलिटिकल कंपल्शंस और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव विल जैसे कारण हैं। पर्यावरण से जुड़ा एक और गंभीर मुद्दा है केमिकल पोल्यूशन, रासायनिक प्रदूषण। इसे मूक महामारी, साइलेंट पैंडेमिक कहा जा रहा है। हाँ, एक नई वैज्ञानिक रिपोर्ट आई है जो चेतावनी दे रही है कि वैश्विक रासायनिक प्रदूषण, ग्लोबल केमिकल पोल्यूशन, मानव और ग्रह के स्वास्थ्य के लिए उतना ही बड़ा खतरा है जितना कि जलवायु परिवर्तन। ऑफ ए सिमिलर ऑर्डर एज क्लाइमेट चेंज। ये खतरा है नॉवल एंटिटीज का। नॉवल एंटिटीज क्या हैं? ये वो सिंथेटिक केमिकल्स हैं जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था ने बनाए हैं और जो प्रकृति में स्वाभाविक रूप से नहीं पाए जाते। अनुमान है कि ऐसे 100 मिलियन, 10 करोड़ से ज्यादा रसायन मौजूद हैं, जिनमें से 40,000 से लेकर 3.5 लाख तक व्यावसायिक रूप से उत्पादित या उपयोग किए जाते हैं। इनके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? इनके स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव बहुत गंभीर हैं। इन्हें ADHD, बांझपन, प्रजनन संबंधी समस्याएं और कैंसर जैसी बीमारियों से जोड़ा गया है। एक उदाहरण है PFS, जिन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है, क्योंकि ये पर्यावरण में नष्ट नहीं होते। ये लगभग सभी मनुष्यों के शरीर में और यहाँ तक कि बारिश के पानी में भी असुरक्षित स्तर पर पाए जा रहे हैं।
कीटनाशकों का भी जिक्र है। हाँ, कीटनाशक संदूषण मीठे पानी की मछलियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये खतरा अदृश्य है पर बहुत व्यापक है। इन रसायनों को मैनेज करने के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रयास हो रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, POPS, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। POPS बहुत खतरनाक रसायन होते हैं। वो पर्यावरण में बने रहते हैं, परसिस्टेंट, जीवों के शरीर में जमा होते जाते हैं, बायो एक्यूमुलेट, और मनुष्यों और वन्य जीवों के लिए जहरीले, टॉक्सिक होते हैं। भारत इसका सदस्य है। हाँ, भारत ने 2006 में इस कन्वेंशन की पुष्टि रैटिफाई की थी। इसके तहत भारत को सूचीबद्ध POPs के उत्पादन, उपयोग और रिलीज को खत्म या कम करना है। भारत अभी अपनी नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान NIP, राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना को अपडेट कर रहा है। और घरेलू स्तर पर क्या नियम है? घरेलू स्तर पर हमारे पास हैजर्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल्स 2014 हैं, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाए गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCBs, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्हें लागू करने वाली मुख्य एजेंसियां हैं। भारत के लिए क्या चुनौतियां हैं इसमें? भारत के लिए NIP को अपडेट करने में कुछ बाधाएं हैं, जैसे सीमित राष्ट्रीय क्षमता, लिमिटेड नेशनल कैपेसिटी, हितधारकों के बीच कम जागरूकता, लो अवेयरनेस, और उद्योगों द्वारा डेटा साझा करने में अनिच्छा, रिलक्टेंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू शेयर डेटा। इस मुद्दे का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है UPSC के नजरिए से? ये मुद्दा दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन GS पेपर 2 का हिस्सा हैं और घरेलू पर्यावरण शासन व सार्वजनिक स्वास्थ्य GS पेपर 3 का हिस्सा आपस में जुड़े हुए हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन एक ग्लोबल प्रतिबद्धता है। इसका प्रभावी कार्यान्वयन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एक अच्छी निब से होगा। इसके लिए मजबूत कानून जैसे हजार्डस वेस्ट रूल्स और CPCB और PCBs द्वारा उनके कड़े प्रवर्तन, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की जरूरत है। और अगर ये शासन श्रृंखला टूटती है तो? अजय, चेन कहीं भी टूटती है, चाहे निब कमजोर हो या कानून लागू ना हो, तो इसका सीधा असर स्थानीय स्तर पर दिखेगा। औद्योगिक क्षेत्रों के पास रहने वाले समुदायों में श्वसन रोग, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, हृदय संबंधी समस्याएं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स या कैंसर के मामले बढ़ सकते हैं। तो ये विश्लेषण दिखाता है कि कैसे एक ग्लोबल ट्रीटी एब्लिगेशन सीधे तौर पर भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य हेल्थ आउटकम्स को प्रभावित करती है। बिल्कुल। अब GS पेपर 3 के आखिरी हिस्से नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर आते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कुछ बड़ी खरीदारियों को मंजूरी दी है। हाँ, DAC, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं, उसने हाल ही में लगभग 67,000 करोड़ रुपए, 67,000 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON, आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की है। इसका उद्देश्य तीनों सशस्त्र बलों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। ये खरीदारियां क्या हैं और इनका सामरिक महत्व, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? ये अधिग्रहण विशिष्ट क्षमता अंतरालों, स्पेसिफिक कैपेबिलिटी गैप्स को भरने और भविष्य के युद्ध परिदृश्यों, फ्यूचर वॉरफेयर सिनेरियोज के लिए सेना को आधुनिक बनाने पर केंद्रित हैं। भारतीय सेना के लिए क्या है? सेना के लिए BMP इन्फेंट्री लड़ाकू वाहनों, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए थर्मल इमेजर आधारित ड्राइवर नाइट साइट्स खरीदे जाएंगे। इसका सामरिक महत्व ये है कि इससे हमारी यंत्रकृत पैदल सेना इकाइयों की रात में लड़ने की क्षमता, नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज काफी बढ़ जाएगी। नौसेना के लिए? नौसेना के लिए कॉम्पैक्ट ऑटोनोमस सरफेस क्राफ्ट खरीदे जाएंगे, जो पनडुब्बी रोधी युद्ध, एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW क्षमताओं को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा और ज्यादा ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम्स और लॉन्चेस लिए जाएंगे और बराक 1 पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। इससे नौसेना की सतह पर मारक क्षमता, सरफेस फायर पावर और वायु रक्षा, एयर डिफेंस मजबूत होगी। और वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स? वायुसेना के लिए माउंटेन रेडार्स खरीदे जाएंगे। ये खासकर हमारी उत्तरी सीमाओं, नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर निगरानी की चुनौतियों को देखते हुए महत्वपूर्ण है, जहां मुश्किल इलाका है और हवाई खतरों का पता लगाना कठिन होता है। साथ ही SAKSH और स्पाइडर वेपन सिस्टम्स को अपग्रेड करके इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCs के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा,
जिससे हमारा समग्र वायु रक्षा नेटवर्क, ओवरऑल एयर डिफेंस नेटवर्क मजबूत होगा। क्या कोई ऐसी क्षमता है जो तीनों सेनाओं के लिए हो? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण अधिग्रहण है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स, यानी ड्रोन्स का। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स, ये तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जाएंगे। इन ड्रोन्स का क्या महत्व है? इनका महत्व इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकनेसेंस, ISR, खुफिया, निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाने में है। ये ड्रोन्स लंबी दूरी तक, लंबे समय तक लगातार निगरानी रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकते हैं। ये आधुनिक युद्ध के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इन सभी अनुमोदनों का समग्र विश्लेषण क्या कहता है? ये दिखाता है कि भारत एक सुसंगत, क्षमता संचालित आधुनिकीकरण रणनीति, कोहेरेंट कैपेबिलिटी ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटेजी पर चल रहा है। ये अधिग्रहण टारगेटेड हैं, जो आधुनिक मल्टी डोमेन वॉरफेयर की जरूरतों को पूरा करते हैं। फोकस नाइट विजन, सेना, परसिस्टेंट ISR, मेल ड्रोन्स, पर्वतीय निगरानी वायुसेना और अनमैन्ड सिस्टम्स नौसेना पर है। और इसमें आत्मनिर्भर भारत का क्या रोल है? इसका आत्मनिर्भर भारत पहल से गहरा जुड़ाव है। DAC ने जोर दिया है कि ज्यादातर प्रस्ताव मेक इन इंडिया और खासकर बाय इंडियन IDDM श्रेणी के तहत हों। IDDM का मतलब है इंडिजिनसली डिजाइन्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड, स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित। तो उद्देश्य दोहरा है। हाँ। उद्देश्य दोहरा है, सेना को अत्याधुनिक तकनीक, कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस करना और साथ ही एक मजबूत घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार, डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बनाना, आयात पर निर्भरता कम करना और स्वदेशी अनुसंधान, डिजाइन और विनिर्माण को बढ़ावा देना। बहुत विस्तृत चर्चा हुई आज। चलिए अब UPSC एग्जाम कॉर्नर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आज के प्रीलिम्स फैक्ट्स। प्रीलिम्स तथ्य। बिल्कुल। पहला तथ्य, RBI रेपो रेट 5.5% पर अपरिवर्तित रखी गई है। दूसरा, IMF के अनुसार भारत 2025 में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है नॉमिनल GDP के मामले में। तीसरा तथ्य, सर्विसेज PMI जुलाई 2025 में 11 महीने के उच्च स्तर 60.5 पर पहुंच गया है। चौथा, आर्टिकल 370 के निरस्तीकरण के 6 साल 5 अगस्त 2025 को पूरे हो गए हैं। पांचवा तथ्य, भारत फिलीपींस संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक उन्नत किया गया है। फिलीपींस के लिए भारत 5वां ऐसा साझेदार है। छठा, स्टॉकहोम कन्वेंशन POPS, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक संधि है। भारत ने 2006 में इसकी पुष्टि की थी। सातवां तथ्य, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं। इसने हाल ही में 67,000 करोड़ रुपीस के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। आठवां, DAC ने तीनों सेनाओं के लिए मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस RPS, मेल RPS ड्रोन्स की खरीद को मंजूरी दी है। नौवां तथ्य, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है 1945 के परमाणु बमबारी की याद में। 2025 में इसकी 80वीं वर्षगांठ है। 10वां तथ्य, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने कर्तव्य भवन एक नया कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवन है। 11वां, सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 का सेक्शन 14A केंद्र सरकार को नागरिकों का अनिवार्य पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अधिकार देता है। और 12वां तथ्य, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धारिली गांव में हाल ही में एक घातक बादल फटने की घटना हुई। ये थे आज के प्रीलिम्स फैक्ट्स। अब बारी है मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन की। हाँ, आज का प्रश्न इंटरनेशनल रिलेशंस और भारत की विदेश नीति पर है। प्रश्न है, रूसी तेल आयात पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हालिया टकराव भारत के रणनीतिक स्वायत्तता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के सिद्धांत के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। समकालीन वैश्विक शक्ति गतिविधियों कंटेम्परेरी ग्लोबल पावर डायनामिक्स के संदर्भ में अपनी आर्थिक मजबूरियां, सुरक्षा हितों और राजनयिक संबंधों डिप्लोमैटिक रिलेशंस को संतुलित करते हुए भारत की प्रतिक्रिया का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 250 शब्द। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो आज की चर्चा के कई पहलुओं को समेटता है। एस्पिरेंट को इसे लिखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। वे अपनी इकोनॉमिक नीड्स, रशिया के साथ हिस्टोरिकल टाइज, US के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर इसका उत्तर लिखें। बिल्कुल।
इसमें क्रिटिकल एनालिसिस जरूरी है। भारत की प्रतिक्रिया कितनी सफल रही है, क्या चुनौतियां हैं और आगे क्या विकल्प हो सकते हैं। चलिए अब एक छोटा सा डेली क्विज हो जाए। 5 सवाल होंगे, मल्टीपल चॉइस। तैयार है? प्रश्न 1। हाल ही में आरबीआई की एमपीसी बैठक में पॉलिसी रेपो दर क्या तय की गई है? ए 5.25%, बी 5.50%, सी 5.75%, डी 6.0%। इसका उत्तर है बी 5.50%। एमपीसी ने रेपो दर को अपरिवर्तित रखा है। बिल्कुल सही। प्रश्न 2। आईएमएफ के 2025 के अनुमान के अनुसार नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? ए 3री, बी 4थी, सी 5वीं, डी 6ठी। इसका उत्तर है बी 4थी, 4th। भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। सही जवाब। प्रश्न 3। भारत ने हाल ही में किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक उन्नत किया है? ए वियतनाम, बी इंडोनेशिया, सी फिलीपींस, डी थाईलैंड। ये है सी फिलीपींस। राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर की यात्रा के दौरान ये घोषणा हुई। एकदम ठीक। प्रश्न 4। स्टॉकहोम कन्वेंशन किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? ए वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, बी जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, सी पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, पीओपीज, डी परमाणु कचरा, न्यूक्लियर वेस्ट। उत्तर है सी पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, पीओपीज, यानी लगातार बने रहने वाले कार्बनिक प्रदूषक। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल, प्रश्न 5। रक्षा अधिग्रहण में बाय इंडियन आईडीडीएम श्रेणी का क्या अर्थ है? ए विदेश से खरीदा गया, बी भारत में असेंबल किया गया, सी स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित, इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड, डी केवल भारतीय कंपनियों से खरीदा गया। इसका उत्तर है सी स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित। ये आत्मनिर्भर भारत पर जोर देता है। शानदार। क्विज के बाद अब रिवीजन के लिए कुछ फ्लैश कार्ड्स देखते हैं। मैं शब्द या कॉन्सेप्ट बताऊंगी, आप उसका मतलब समझाएं। पहला है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्ता। फ्रंट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्ता। ये किसी देश की विदेश नीति में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता है, बिना किसी बाहरी शक्ति के दबाव या प्रभाव के अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार। भारत इसका पालन करने की कोशिश करता है, यानी किसी सैन्य गुट में शामिल न होकर सबके साथ संबंध रखना। दूसरा सर्विसेज पीएमआई, सेवा पीएमआई। फ्रंट, सर्विसेज पीएमआई, सेवा पीएमआई। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, पीएमआई सेवा क्षेत्र की आर्थिक सेहत का एक संकेतक है। ये सर्वेक्षण पर आधारित होता है। 50 से ऊपर का स्कोर विस्तार दिखाता है, 50 से नीचे संकुचन। हाल में भारत का सर्विसेज पीएमआई 60.5 था, जो मजबूत विस्तार दर्शाता है। तीसरा फ्लड प्लेन जोनिंग, बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण। फ्रंट, फ्लड प्लेन जोनिंग, बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण। ये एक गैर संरचनात्मक बाढ़ शमन उपाय है। इसमें नदी के बाढ़ संभावित क्षेत्रों, फ्लड प्लेन्स, को विभिन्न जोखिम क्षेत्रों, रिस्क जोन्स में बांटा जाता है और प्रत्येक क्षेत्र में भूमि उपयोग, लैंड यूज और निर्माण गतिविधियों, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को नियंत्रित किया जाता है ताकि बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। चौथा पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, पीओपीज। फ्रंट, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, पीओपीज। ये जहरीले कार्बनिक रसायन हैं जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, खाद्य श्रृंखला में जमा होते जाते हैं, बायो एक्यूमुलेट, और मानव स्वास्थ्य व वन्य जीवों के लिए खतरनाक होते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन इन्हें नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है। उदाहरण डीडीटी, पीसीबीज। पांचवां बाय इंडियन ए। फ्रंट, बाय इंडियन ए। ये भारत की रक्षा खरीद प्रक्रिया, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर की एक श्रेणी है। इसका मतलब है ऐसे रक्षा उत्पाद खरीदना जो भारतीय विक्रेताओं द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किए गए हों। ये आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है। छठा MARPA। फ्रंट, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। और मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, मध्यम ऊंचाई लंबी सहन शक्ति वाला दूर से संचालित विमान। ये एक प्रकार का ड्रोन है जो मध्यम ऊंचाई पर उड़ सकता है और लंबे समय, कई घंटों तक हवा में रह सकता है।
इसका उपयोग मुख्य रूप से ISR, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और टारगेटेड स्ट्राइक्स के लिए होता है। 7वां, जस्ट वॉर थ्योरी। ये नैतिकता और दर्शन का एक सिद्धांत है जो युद्ध की नैतिकता के बारे में शर्तें निर्धारित करता है। इसके 2 मुख्य भाग हैं, यूज एट बेलम, युद्ध में जाने का अधिकार, कब युद्ध करना न्याय संगत है, और यूज इन बेलो, युद्ध के दौरान न्याय युद्ध कैसे लड़ा जाना चाहिए, जैसे नागरिकों को निशाना न बनाना। हिरोशिमा पर बहस में इसका उपयोग होता है। 8वां, जियो इकोनॉमिक्स। भू अर्थशास्त्र। फ्रंट, जियो इकोनॉमिक्स, भू अर्थशास्त्र। ये अध्ययन करता है कि कैसे देश भू राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक साधनों जैसे व्यापार, टैरिफ, निवेश, प्रतिबंधों का उपयोग करते हैं। यूएस का भारत पर टैरिफ की धमकी देना जियो इकोनॉमिक्स का एक उदाहरण है। 9वां, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। फ्रंट, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ये भारत में रहने वाले सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। यूजुअल रेजिडेंट वो है जो किसी स्थान पर 6 महीने या उससे अधिक समय से रह रहा हो या अगले 6 महीने या उससे अधिक समय तक रहने का इरादा रखता हो। सिटीजनशिप रूल्स 2003 के तहत NPR डेटा NRIC बनाने की प्रक्रिया का आधार है। और 10वां, क्लाउडबर्स्ट, बादल फटना। फ्रंट, क्लाउडबर्स्ट, बादल फटना। ये एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में बहुत कम समय में अत्यधिक भारी वर्षा, एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल की घटना है। आमतौर पर 100 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक की वर्षा को बादल फटना माना जाता है। ये अक्सर पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लड्स और भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स का कारण बनता है, जैसा हाल ही में उत्तराखंड में हुआ। धन्यवाद। ये फ्लैश कार्ड्स रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। तो चलिए आज की चर्चा के की टेकअवेज को संक्षेप में दोहराते हैं। बिल्कुल। पहला, आर्टिकल 370 के 6 साल बाद भी सरकार और विपक्ष के नैरेटिव्स में गहरा विभाजन है। राज्य के दर्जे और न्यायिक पहलू का समाधान अभी बाकी है। दूसरा, नागरिकता के मुद्दे पर NPR NRC लिंक और इसके संभावित निहितार्थ, खासकर CAA के संदर्भ में चिंता और बहस का विषय बने हुए हैं। तीसरा, गवर्नेंस में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में गोपनीयता की चिंताएं हैं। एंटी ग्राफ्ट लॉ में ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का जोर महत्वपूर्ण है। और एक्स वर्सेस गवर्नमेंट मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राज्य विनियमन की बहस को दर्शाता है। चौथा, इंटरनेशनल रिलेशंस में US टैरिफ और रूस से तेल खरीद भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की कड़ी परीक्षा है। इंडिया फिलीपींस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका के लिए अहम है। और हिरोशिमा की वर्षगांठ परमाणु निशस्त्रीकरण के सबक और भारत के परमाणु सिद्धांत की याद दिलाती है। और 5वां, अर्थव्यवस्था में RBI का दरों पर ठहराव बाहरी जोखिमों, खासकर भू राजनीतिक अनिश्चितताओं को दर्शाता है। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, लेकिन समावेशी विकास और प्रति व्यक्ति आय बड़ी चुनौतियां हैं। सर्विसेज PMI में तेजी है, पर रोजगार सृजन की धीमी गति चिंता का विषय है। छठा, पर्यावरण में हिमालयी बाढ़ मानव निर्मित कारकों और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के साथ साथ नीति कार्यान्वयन के अंतर को उजागर करती है। रासायनिक प्रदूषण एक वैश्विक खतरा है जिसके लिए प्रभावी शासन की जरूरत है। और 7वां, सुरक्षा के क्षेत्र में DAC द्वारा दी गई मंजूरियां क्षमता संचालित आधुनिकीकरण और रक्षा में आत्मनिर्भर भारत पर बढ़ते जोर को दिखाती हैं। आज का ये विस्तृत विश्लेषण UPSC की राह में एक और महत्वपूर्ण कदम था। ये मुद्दे न केवल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी हमें इनकी समझ होनी चाहिए। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। हाँ, और इन जटिल विषयों को पूरी तरह समझने के लिए हम श्रोताओं से आग्रह करेंगे कि इस चर्चा को दोबारा जरूर सुनें। नोट्स बनाना बहुत फायदेमंद होगा। और अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया सुन लो UPSC YouTube चैनल को लाइक करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। आप एक्सक्लूसिव कंटेंट और अन्य लाभों के लिए चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा काम वाकई पसंद आता है और आप हमें लंबे समय तक ऐसा कंटेंट बनाने में मदद करना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करने पर विचार करें। आपका छोटा सा योगदान भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है।
आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण के साथ। जय हिंद। जय हिंद।